वेलकम स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र पूनिया लेके आया हूँ आज आपके लिए परागकोश या लघु बीजाणु धानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अपन बात करें जो परागकोश होता है उस परागकोश की संरचना कैसे होती है। परागकोश की संरचना का अध्ययन करने के लिए हमें परागकोश के अनुप्रस्थ काट को समझना पड़ेगा। जब अपन एक परागकोश के अनुप्रस्थ काट को देखते हैं तो अनुप्रस्थ काट में परागकोश हमें चतुष्कोणीय नजर आता है, जिसके हमें 4 कोणे नजर आते हैं। 1 2 3 4 चतुष्कोणीय नजर आता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि अपन एक परागकोश को देखते हैं तो एक परागकोश द्विपालित होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ नजर आते हैं जिन्हें लघु बीजाणु धानी कहते हैं। इस प्रकार अपन देखें तो एक परिपक्व जो परागकोश है इसमें हमें 4 लघु बीजाणु धानियां नजर आ रही हैं। तो जो चतुष्कोणीय संरचना है उसके जो चारों कोणे हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, इन चारों कोणों पर हमें 4 लघु बीजाणु धानी नजर आ रही हैं। यहाँ अपन परागकोश की संरचना को समझें तो बाहर से अपन देखें तो बाहर से अंदर की तरफ परागकोश को देखें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, इसमें हमें 2 स्पष्ट पार्ट भाग नजर आते हैं। एक एंथर वाल परागकोश भित्ति और दूसरा बीजाणुजन कोशिकाएं। एंथर वाल की बात करें तो परागकोश में बाहर से अंदर की तरफ क्रमशः अपन देखें तो सबसे बाहरी स्तर बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, उसके बाद में अंतस्थीसियम एंडोथीसियम, उसके बाद में मिडिल लेयर मध्य परत और चौथा सबसे आंतरिक जो परत है, स्तर है, वो कहलाता है टेपिटम। तो परागकोश की भित्ति को अपन देखें तो इसके कितने स्तर हैं? 4 स्तर हैं। वैसे ही दूसरा इसका जो भाग है वो कहलाता है बीजाणुजन कोशिकाएं। जो बीजाणुजन कोशिकाएं आपस में मिलकर बीजाणुजन उत्तक बनाती हैं और बीजाणुजन उत्तक की जो कोशिकाएं हैं उनसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका का यहाँ क्या होता है? निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये समझना है कि जो परागकोश की भित्ति है इसकी भित्ति के कितने स्तर हैं। तो स्तरों की बात की तो यहाँ मैंने आपको 4 स्तर बताए। इन सभी को अपन अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। बहुत इजी संरचना है। देखो, ये एक इसका कोना था, ये इसका दूसरा, ये इसका तीसरा, ये इसका चौथा। एक कोने को अपन ने यहाँ विस्तार से बनाया है तो सभी स्तर यहाँ स्पष्ट रूप से हमें नजर आ रहे हैं। बाकी सभी जो कोणे हैं उसमें यही जो लेयर हैं, यही जो परतें हैं वो हमें दिखाई देंगी। तो हम इस एक कोणे को पूर्णतः समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। एक कोणे को पूर्णतः समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें सभी जो स्तर हैं वो इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसका सबसे जो बाहरी स्तर है जिसे अपन ने कहा है बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। देखो, ये सबसे बाहरी जो लेयर है, सबसे बाहरी जो स्तर है, इस सबसे बाहरी स्तर को अपन ने कहा है बाह्य त्वचा। और यहां अपन देखें तो देखो ये बाह्य त्वचा है जो कोशिकाओं का, चपटी कोशिकाओं का, मृदुतक कोशिकाओं का केवल एकल स्तर है। कैसा स्तर है? एकल। अर्थात यहां 2 परतें नहीं, केवल ये जो स्तर है ना, ये स्तर क्या कहलाएगा? बाह्य त्वचा का निर्माण करेगा। इसका महत्वपूर्ण जो यहां कार्य है वो ये है कि यह परागकोश का बाह्यतम सुरक्षात्मक क्या बनाता है? स्तर बनाता है। कल मैंने आपको यहां जो परागकोश का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसमें समझाया था कि परागकोश प्रारंभ में हमें गोलाकार नजर आता है और उसमें हमें एक प्रपशु कोशिका या एक आर्किस्पोरेंजियल सेल बनती है और उस आर्किस्पोरेंजियल जो सेल थी
उससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी जो बीजाणुजन कोशिका है वो बनती है। तो यहां अपन देखें प्राथमिक जो भित्तीय कोशिका थी, उस प्राथमिक भित्तीय कोशिका से बाह्य त्वचा का निर्माण हो रहा है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका से बाह्य त्वचा का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। लेकिन जो बाह्य परागकोश की जो भित्ति बनेंगी उनमें सबसे बाहरी जो भित्ति है एपिडर्मिस, वो जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस उत्पत्ति के आधार पर आर्की स्पोरेंजियल नहीं है, अर्थात सबसे बाहरी जो लेयर है यहां, इसका जो उद्विकास है, उत्पत्ति है, वो आर्की स्पोरेंजियल कोशिका से नहीं होती है, प्रपशु कोशिका से नहीं होती है। बाकी जितने लेयर हैं अंतस्थीसियम, मध्य परत और टेपिटम, 4 स्तर हैं, उनमें अंतस्थीसियम, मध्य परत और टेपिटम जो बनेंगी वो सारी किससे बनती हैं, आर्की स्पोरेंजियल से बनती हैं। लेकिन जो बाह्य त्वचा है उसका निर्माण यहां आर्की स्पोरेंजियल कोशिका से नहीं हो रहा है, और इनकी कोशिकाओं में हमेशा अपनत विभाजन होगा इस प्रकार से, तभी ये बाहरी लेयर या बाहरी स्तर का क्या कर पाती हैं, निर्माण करती है। तो यहां अपन ने सबसे पहले बात की बाह्य त्वचा की, जो सबसे बाहरी सुरक्षात्मक क्या है, आवरण है, कोशिकाओं का एकल स्तर है, ये एक प्रकार का रक्षात्मक आवरण बनाता है, इसकी कोशिकाओं में हमेशा अपनत विभाजन होता है, और परागकोश का जो सबसे बाहरी स्तर है या लघु बीजाणुधानी का सबसे बाहरी स्तर है, लघु बीजाणुधानी की संरचना को देखेंगे तो भी वही सबसे बाहरी स्तर है। तो लघु बीजाणुधानी को देखें तो इसमें जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस उत्पत्ति के आधार पर कैसा नहीं है, आर्की स्पोरेंजियल नहीं है, अर्थात आर्की स्पोरेंजियल कोशिका से इसका निर्माण नहीं होता है। इसका निर्माण तो प्रारंभ में, जब परागकोश का डेवलपमेंट होता है, प्रारंभ होता है, तब ही इसका विकास हो जाता है, पहले ही। नेक्स्ट अपन बात करें परागकोश या लघु बीजाणुधानी के दूसरे स्तर की, दूसरे लेयर की। जो दूसरा लेयर है ये वाला, ये जो स्तर है, इस स्तर को कह रहे हैं अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम। ये पूरा जो लेयर है ये अंतस्थीसियम कहला रहा है, और इसमें देखें लघु बीजाणुधानी में तो ये पूरा जो लेयर है ये वाला, ये पूरा क्या कहला रहा है, अंतस्थीसियम कहला रहा है। और यहां अपन देखें तो इसमें भी देखो कितनी कोशिकाओं का यह भी कैसा स्तर है, एकल स्तर है, एकल परतीय स्तर है। इस स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो भी यहां पर कैसी हैं, मृदुतकी होती हैं। तो यहां अपन देखें अंतस्थीसियम, बाह्य त्वचा, और किस किस के बीच में है, मध्य परत, दोनों के बीच में बाह्य त्वचा, और मिडिल जो लेयर है, मध्य जो परत है, उसके बीच का जो स्तर है, उस स्तर को अपन कह रहे हैं एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम कह रहे हैं। अब इस अंतस्थीसियम की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण स्तर होता है। प्रश्न पूछ सकता है आपको, परागकोश के स्फुटन में, परागकोश के स्फुटन में कौन सा स्तर सहायक होता है? तो अपना आंसर वहां होना चाहिए, परागकोश के स्फुटन में अंतस्थीसियम स्तर सहायक होता है। अब ये जो अंतस्थीसियम है ये किस प्रकार से सहायक होता है? ये जो लेयर है, ये जो स्तर है, ये आर्द्रता ग्राही प्रकृति का होता है। और किसके कारण ये आर्द्रता ग्राही प्रकृति का होता है? इसकी जो अरीय भित्तियां होती हैं यहाँ ये, और इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है वो, वहां पर अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियों का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियों का, ऐसे अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार आंतरिक भित्ति और इसकी जो अरीय भित्तियां हैं वहां पर, तो अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियों का जमाव होता है, जो हमें कैसी नजर आती हैं, यू आकार की। कैसी नजर आती हैं? यू आकार की दिखाई देती हैं। तो कौन से स्तर में? अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां परागकोश के, या अपन को पूछे लघु बीजाणुधानी के
कौन से स्तर में, कौन से लेयर में अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं, तो कौन से स्तर में पाई जाएंगी, एंडोथीसियम जो स्तर है, लेयर है, उसके अंतर्गत अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं, जो कौन कौन सी भित्ति में जमा है, इसकी आंतरिक और कौन सी भित्तियों में, अरीय भित्तियों में। बाह्य जो भित्ति है इसकी ये पतली होती है, लेकिन आंतरिक भित्ति में और अरीय भित्तियों में इनका क्या होता है, जमाव हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो अरीय भित्तियां होती हैं, यहाँ पर केलोज का भी क्या होता है, जमाव होता है, और अरीय भित्तियों के जमाव होने के कारण ये जो लेयर है ये कैसा होता है, आर्द्रता ग्राही प्रकृति का होता है। लेकिन अपन देखें तो कुछ इस अंतस्थीसियम स्तर की कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जहां पर अल्फा सेलुलोज का क्या नहीं हो पाता है, जमाव नहीं हो पाता है, केलोज का जमाव नहीं हो पाता है। जैसे ये यहाँ की जो कोशिका है ना, ये यहाँ पर अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं हो पाता है, और जब परागकोश पूर्णतया परिपक्व होता है और इन कोशिकाओं में शुष्कन होता है, अर्थात इनकी आर्द्रता कम होती है, तो इनकी अरीय भित्तियों में क्या होता है, खिंचाव होता है। तो जहां अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं है, यहां अंतस्थीसियम स्तर में उन कोशिकाओं को कहते हैं अपन ओष्ठ कोशिकाएं, ओष्ठ कोशिकाएं या स्टोमियम कोशिकाएं। तो ये ओष्ठ कोशिकाएं या स्टोमियम कोशिकाएं जहां पर अल्फा सेलुलोज का रेशेदार जो पट्टियां हैं इनका जमाव नहीं होता है। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो इनकी अरीय भित्तियों में क्या होगा, खिंचाव, और उस खिंचाव को ये ओष्ठ कोशिकाएं सहन नहीं कर पाएंगी, और उसके कारण परागकोश जो है वो यहाँ से क्या हो जाता है, फट जाता है, और उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं परागकोश का स्फुटन। तो यहाँ प्रश्न पूछ सकता है आपको, परागकोश के स्फुटन में, परागकोश के स्फुटन में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए परागकोश के स्फुटन में ओष्ठ कोशिकाएं या स्टोमियम जो कोशिकाएं होती हैं, स्टोमियम जो कोशिकाएं होती हैं वो परागकोश के स्फुटन में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। तो ये अपन ने बात की किसकी, कौन से लेयर की, अंतस्थीसियम की, और पहला स्तर था बाह्य त्वचा। अपन एक परिपक्व परागकोश की बात करें तो परिपक्व परागकोश में केवल दो ही स्तर रहते हैं, बाह्य त्वचा और अंतस्थीसियम, मध्य परत और टेपिटम। धीरे धीरे पोषक पदार्थ देकर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछ सकता है एक परिपक्व परागकोश में कौन से स्तर पाए जाते हैं, तो एक परिपक्व परागकोश में बाह्य त्वचा और अंतस्थीसियम ही पाए जाते हैं, मध्य परत और टेपिटम स्तर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर, बाह्य त्वचा और अंतस्थीसियम मेरे हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला जो स्तर है वो है मध्य परत, या कौन सा है, मिडिल लेयर, मध्य परत या मिडिल लेयर। इसमें देखो मिडिल लेयर जो है सघन जीवद्रव्य युक्त कोशिकाओं का 1 से 3 परतीय स्तर है। कैसा स्तर है, 1 से 3 परतीय स्तर। इधर ध्यान दो, ये पूरा जो भाग है ना, ये पूरा परागकोश में, ये पूरा का पूरा क्या कहला रहा है, मध्य स्तर का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। और मध्य स्तर की अपन ने बात की तो मध्य स्तर में कोशिकाओं का 1 से 3, देखो पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, यहां से लेकर यहां तक का जो ये स्तर है ये पूरा, ये क्या कहला रहा है, मध्य परत कहला रहा है। क्या कह रहा है, मध्य परत, मिडिल लेयर कहला रहा है। और मध्य परत में अपन देखें तो ये जो कोशिकाएं हैं इनमें जीवद्रव्य की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जीवद्रव्य की मात्रा अधिक है। और ये जो मध्य परत की कोशिकाएं हैं ये पोषक पदार्थों से भरी होती हैं, जो कि अंदर परागकोश में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, जिनसे लघु बीजाणु या पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है।
उनको पोषण प्रदान करने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। इसलिए ये पोषण देकर जल्दी ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जो मिडिल लेयर है, मध्य परत है, इसकी कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य युक्त होती हैं और पोषक पदार्थ देकर ये स्तर जल्दी ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये जो स्तर है अल्पकालिक होता है, कम समय तक रहता है और जल्दी ही पोषक पदार्थ देकर ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। क्लियर। तो मध्य परत किस किस के मध्य उपस्थित है, अंतस्थीसियम और किसके बीच में पाया जाता है, टेपिटम के मध्य पाया जाता है। तो ये 3 स्तर हुए। अगला जो स्तर है, अगला जो लेयर है उसकी बात करें तो अपना अगला जो स्तर है वो होता है टेपिटम, जो सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। सबसे महत्वपूर्ण अपना जो स्तर है वो कौन सा है, टेपिटम है। सबसे महत्वपूर्ण स्तर टेपिटम है। सबसे आंतरिक स्तर है, जो बीजाणुजन ऊतक हैं उनके संपर्क में, बीजाणुजन ऊतक के साथ जो अंदर जुड़ा हुआ जो स्तर है वो कौन सा है, टेपिटम। इस टेपिटम की कोशिकाएं भी सघन जीव द्रव्य युक्त होती हैं। इनमें भी पोषक पदार्थ भरा हुआ होता है, इनमें भी पोषक पदार्थ भरा हुआ है। ये जो स्तर है, यह स्तर भी अंदर परिवर्धित होने वाले जो लघु बीजाणु हैं इनको पोषण देने का क्या करेगा, कार्य करेगा। अपन इसमें देखें प्रारंभ में ये जो टेपिटम है, इस टेपिटम की कोशिकाएं जो होती हैं वह प्रारंभ में द्विगुणित होती हैं, लेकिन बाद में यह बहुगुणित कैसी हो जाती हैं, बहुगुणित और बहुकेंद्र की हो जाती हैं। बहुगुणित और बहुकेंद्र की हो जाती हैं क्योंकि इनका जो केंद्रक है वो अंदर ही अंदर क्या होता है, विभाजित होता है। तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, बहुगुणित और बहुकेंद्र की होती हैं। तो टेपिटम की जो कोशिकाएं होंगी वह बहुगुणित और बहुकेंद्र की होंगी। प्रश्न पूछ ले, टेपिटम कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है बहुत कम या अनेक? तो यहां आपका आंसर आएगा कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, अधिक पाई जाती है। और ये जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं ये अंदर परिवर्तित होने वाले जो लघु बीजाणु हैं या परागकण हैं, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से बनेंगे, तो यहाँ लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को टेपिटम की कोशिकाएं मुख्यतया क्या प्रदान करने का कार्य कर रही हैं, पोषण प्रदान करने का क्या करती हैं, यहाँ पर कार्य करती हैं। इसके अलावा अपन देखें एक जो परिपक्व परागकोश होता है, परिपक्व परागकोश जो होगा ना, उस परिपक्व परागकोश के अंतर्गत जो मध्य परत है वो मध्य परत और टेपिटम दोनों जो स्तर होते हैं वो पोषण देकर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यहां अपन कहें कि परिपक्व परागकोश में जो टेपिटम है वो टेपिटम क्या होगा, एब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है। यहां अपन बात करें तो जो टेपिटम है वह टेपिटम 2 प्रकार का होता है। टेपिटम यहां पर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। देखो थोड़ा सा मैं इसको घुमा देता हूं ताकि आपको नजर आ सके। ध्यान दो, यहां टेपिटम की बात करें तो इसमें बताया मैंने प्रारंभ में टेपिटम की कोशिकाएं कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं, लेकिन बाद में टेपिटम की कोशिकाएं बहुगुणित और कैसी हो जाती हैं, बहुकेंद्र की हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही अंदर केंद्रक का विभाजन होता है जो एनाफेज अवस्था में ही रुक जाता है। तो इसमें इन कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक बन जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। यहां अपन आगे देखें टेपिटम के प्रकार की, तो टेपिटम जो है वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। एक है अमीबीय टेपिटम, तो दूसरा है ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम। अमीबीय टेपिटम की अपन प्रारंभ में बात करें तो अमीबीय टेपिटम किसे कह रहे हैं, कहां पाया जाता है, तो ये आधे
जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंतर्गत क्या होता है, उपस्थित होता है, जैसे टाइफा है, ट्रेडेंसकेंसिया है। इसके अलावा ये जो अमीबिया टेपिटम है वो किस प्रकार से, अमीबिया टेपिटम है वो किस प्रकार से पोषक जो पदार्थ हैं उन्हें कहां तक, अंदर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं उन तक पहुंचाने का काम करता है। तो इनमें संग्रहित जो भोजन है, भोजन को खाद्य कणिकाओं में बदलकर प्रोटोप्लाज्म काय का ये क्या करता है, निर्माण करता है। तो अमीबिया जो टेपिटम है इसकी जो कोशिकाएं हैं, मध्य जो परत है, मिडिल लेयर है, उससे पोषक पदार्थों को ये क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं, लेती हैं और अपने अंदर खाद्य कणिकाओं का क्या करती हैं, निर्माण। और खाद्य कणिकाएं बाद में किसमें चेंज हो जाती हैं, प्रोटोप्लास्ट काय में बदल जाती हैं। ये प्रोटोप्लास्ट जो काय है वह टेपिटम के आंतरिक भित्ति टूटने से अंदर मुक्त हो जाता है और अंदर मुक्त होने से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को चारों तरफ से ये प्रोटोप्लास्ट काय घेर लेता है और उन कोशिकाओं को इसके द्वारा क्या प्रदान किया जाएगा, पोषण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम की, तो ये विकसित प्रकार के जो एंजियोस्पर्म हैं जैसे कैप्सिला, उनके अंतर्गत ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम पाई जाती है। ये जो अमीबिया टेपिटम अपन ने पढ़ी, ये जो अमीबिया टेपिटम है ये जल्दी नष्ट हो जाती है, जबकि जो ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम होती है ये विकसित टेपिटम है और जल्दी नष्ट नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें मध्य परत से अवशोषित पोषक जो पदार्थ हैं, पोषक पदार्थों को बीजाणुधानी की गुहा में स्त्रावित कर दिया जाता है। मिडिल लेयर से जो टेपिटम पोषक तत्व लेगी, उन पोषक तत्वों को डायरेक्ट बीजाणुधानी की गुहा में इसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा और वहां जो बीजाणुजन ऊतक हैं उसकी लघु बीजाणु मात्र जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा ये पोषक तत्व ग्रहण कर लिए जाते हैं और उनके द्वारा लघु बीजाणुओं का क्या किया जाता है, निर्माण। इसके अलावा पोषक पदार्थों के अलावा यह भोजन का संचय करती है, स्पोरोपोलिन निर्माण, पोलन केट निर्माण आदि के निर्माण में भी क्या होती है, सहायक होती है। इसके अलावा अपन यहां बात करेंगे कि जो टेपिटम है उसके क्या कार्य होते हैं। यहां अपन ने पढ़ा कि जो टेपिटम है वह सबसे महत्वपूर्ण स्तर या महत्वपूर्ण लेयर है और टेपिटम के प्रकारों में देखा दो प्रकार के हैं टेपिटम, एक अमीबिया टेपिटम और दूसरा बताया आपको ग्रंथिल टेपिटम। नेक्स्ट अपन देखें जो टेपिटम है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, टेपिटम जो है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो टेपिटम के कार्य अपन पढ़ें उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसके नोट्स उतार सकें। थोड़ा सा इधर भी घुमा देना एक बार वापस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप उतार सकें। बाकी मैं आपको टेपिटम के कार्य बताता हूं, वापस उधर कर दूं। हाँ ध्यान दो बच्चों, अपन ने टेपिटम की बात की, सबसे महत्वपूर्ण स्तर है और अब अपन समझेंगे यहां कि जो टेपिटम है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला कार्य तो अपन ने ये जाना कि जो टेपिटम है उस टेपिटम के द्वारा अंदर जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, उन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को क्या देना है, पोषण। तो पहला कार्य टेपिटम एक प्रकार का पोषक स्तर है। टेपिटम एक प्रकार का क्या है, पोषक स्तर का क्या कर रहा है, यहाँ पर कार्य कर रहा है और अंदर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं उनको क्या दे रहा है, पोषण उपलब्ध करवा रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें टेपिटम जो स्तर है इसकी कोशिकाओं के द्वारा एक पदार्थ का स्त्राव होता है जिसे अपन कहेंगे स्पोरोपोलेनिन। क्या कहेंगे,
स्पोरोपोलेनिन। तो टेपिटम जो है, टेपिटम के द्वारा दूसरा अपन नेक्स्ट कार्य की बात करें तो स्पोरोपोलेनिन इस तरह का क्या किया जाता है, निर्माण। हम टेपिटम के कार्यों की बात कर रहे हैं, जहां अपन देखेंगे कि टेपिटम क्या क्या कार्य कर रहा है। सबसे पहला, टेपिटम पोषक स्तर है जो अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण देता है ताकि परिवर्धित हो सकने वाले परागकण जो हैं उनको पोषण प्राप्त हो सके। दूसरा अपन कार्य देखें, टेपिटम द्वारा एक पदार्थ का निर्माण किया जाता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, यहां जो स्पोरोपोलेनिन है, ये स्पोरोपोलेनिन परागकण या अपन कहें लघु बीजाणु, परागकण या लघु बीजाणु, जैसे ये परागकण है तो इस परागकण का सबसे बाहरी जो स्तर बनेगा, परागकण की संरचना आगे पढ़ेंगे उसमें अपन देखेंगे, परागकण या लघु बीजाणु दो स्तरों से मिलकर बना होता है, एक एक्साइन और एक होता है इंटाइन। बाह्यचोल एक्साइन और दूसरा होता है अंतःचोल इंटाइन। तो जो बाह्यचोल है वह बाह्यचोल किससे निर्मित होता है, स्पोरोपोलेनिन से। और जहां ये जो स्पोरोपोलेनिन है प्रकृति में ज्ञात सर्वाधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है जो भौतिक, रासायनिक और किसी भी जैविक जो कारक है उससे अपघटित नहीं होता। और पराग कणों के बाहर इस स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ के जमाव के कारण ही जो परागकण हैं वो लंबे समय तक संरक्षित या सुरक्षित रहते हैं। प्रश्न पूछ सकता है, परागकण लंबे समय तक जीवाश्म की भांति सुरक्षित रहते हैं, क्यों? क्योंकि परागकणों के बाहर का जो बाह्यचोल है, एक्साइन जो है, वो किससे निर्मित है, स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन का ना तो किसी भौतिक कारक से, ना किसी रासायनिक कारक से, ना किसी जैविक कारक से अपघटन नहीं होता है, जो परागकणों की सुरक्षा करता है। इसलिए परागकण लंबे समय तक जीवाश्म की भांति क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट अपन कार्य की बात करें, टेपिटम के द्वारा एक श्लेष्मीय पदार्थ पोलेन कीट का क्या किया जाता है, स्त्राव। ये पोलेन कीट जो बाह्यचोल है उसमें जमा हो जाती है। इस पोलेन कीट के कारण जो परागकण है वो श्लेष्मीय, चिपचिपे, सगंध होते हैं ताकि कीट पतंग आदि से परागकण आप आसानी से चिपक जाएं और परागण की क्रिया संपन्न हो जाए। इसके अलावा यह जो पोलेन कीट है, ये पोलेन कीट पराबैंगनी जो विकिरणें होती हैं, उन पराबैंगनी विकिरणों से परागकणों की क्या करता है, सुरक्षा करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट अपन यहीं पर बात करें और क्या कार्य है, इसके अलावा पादप हार्मोन जैसे IAA इंडोल एसिटिक एसिड का जो स्त्राव है वो भी किसके द्वारा किया जा रहा है, टेपिटम के द्वारा इंडोल एसिटिक एसिड का क्या किया जाता है, स्त्राव यहां पर किया जाता है। नेक्स्ट अपन यहां इसमें समझें कि प्रोयूबिस्काई और यूबिस बॉडीज क्या होती हैं।
प्रोयूबिस्काई, यूबिस्काई और स्पोरोपोलेनिन। इसकी अपन ने पहले बात कर ली। यहां अपन जानेंगे कि प्रोयूबिस जो काय है वो प्रोयूबिस्काई किसे कह रहे हैं। तो प्रोयूबिस्काई है प्रारंभ में जब टेपिटम की कोशिकाएं नष्ट होती हैं तो कोशिका द्रव्य में विशेष प्रकार की कणिकाओं का निर्माण होता है। जब टेपिटम की कोशिकाएं पोषक पदार्थ देकर नष्ट होती हैं तब इनके कोशिका द्रव्य में विशेष प्रकार की कणिकाओं का क्या होता है, निर्माण। इन कणिकाओं को ही अपन प्रोयूबिस्काई कहते हैं। ये कणिकाएं यहां जैसे कोशिका द्रव्य में ये कोशिका भित्ति है, यहां सूक्ष्म कणिकाओं का निर्माण हुआ, ये कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के कहां आ जाती हैं, बीच में आ जाती हैं। कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति के बीच में आ जाती हैं। अब यहां जो प्रोयूबिस्काई है, प्रोयूबिस्काई के चारों तरफ एक जटिल पदार्थ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जमाव हो जाता है और अब इसे कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या कहेंगे, स्पोरोपोलेनिन। तो कौन कौन, यूबिस्काई की अपन बात करें तो क्या है यूबिस्काई, प्रोयूबिस्काई प्लस स्पोरोपोलेनिन। आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, यूबिस्काई या यूबिस कणिकाओं का क्या कर रहे हैं, निर्माण यहां पर इनके द्वारा किया जाता है। तो प्रोयूबिस्काई, यूबिस्काई और स्पोरोपोलेनिन तक का जो मैटर था वो यहां पर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अंत में टेपिटम यहां पर नष्ट हो जाएगी और यूबिस जो बॉडीज हैं, यूबिस जो काय हैं वो परागकोश में क्या कर दिए जाते हैं, मुक्त कर दिए जाते हैं। जिनमें जो स्पोरोपोलेनिन है वो स्पोरोपोलेनिन क्या करेगा, यहां पर इनमें जो स्पोरोपोलेनिन है, स्पोरोपोलेनिन पराग कोश में जो पराग कण बनेंगे उनके बाहर का लेयर या स्तर का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो यहां पर अपन ने टेपिटम के अलग अलग कार्य पढ़े जिनमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखे। ये पोषक स्तर का काम कर रहा है, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण हो रहा है, पोलेन कीट का निर्माण होता है, प्रोयूबिस्काई, यूबिस्काई, स्पोरोपोलेनिन पढ़ा। इसके अलावा इसमें कुछ पादप हार्मोन जैसे आपको बताया IAA इंडोल एसिटिक एसिड का क्या होता है, निर्माण यहां पर किया जाता है। ये सभी टेपिटम के क्या थे, कार्य थे। नेक्स्ट अपन इसमें देखें तो प्रारंभ में मैंने बताया था कि जब एक परागकोश या एक लघु बीजाणुधानी की संरचना को देखते हैं तो इसमें दो चीजें या दो भाग स्पष्ट नजर आते हैं, एक परागकोश भित्ति और एक बीजाणुजन कोशिकाएं। परागकोश भित्ति की अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट अपन अंदर आते हैं किसमें, बीजाणुजन कोशिकाओं में। तो टेपिटम से घिरी हुई बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिन्हें बीजाणुजन कोशिकाएं कह रहे हैं। बीजाणुजन कोशिकाओं का ये जो समूह है इसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। इन बीजाणुजन कोशिकाओं से लघु बीजाणु मात्र क्या बनती हैं, कोशिकाएं, और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में यहां अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु या पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है। माइक्रो स्पोरोजिनेसिस में अपन पढ़ेंगे, लघु बीजाणु जनन में पढ़ेंगे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु या पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार अपन देखें तो एक परिपक्व परागकोश होता है, उस परिपक्व परागकोश में
जो मिडिल लेयर मध्य परत और टेपिटम है वो तो पोषण देकर क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और परिपक्व परागकोश में एक तो कौन सा, बाह्य त्वचा, और एक कौन सा, अंतस्थीसियम जो लेयर है वो ही शेष रहते हैं। और पूरा पराग कणों या लघु बीजाणुओं से क्या होता है, भरा हुआ होता है। जब परागकोश फटता है परिपक्व होकर, तो फटने से जो परागकण हैं या लघु बीजाणु हैं वो बाहर क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक था परागकोश या लघु बीजाणु धानी की संरचना, उसको मैंने अच्छे से समझाया है। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, ताकि मैं अगला जो वीडियो बनाऊँ और भी आपके लिए बेहतर हो सके और भी अच्छे से समझ में आ सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।